गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज आपका टॉपिक है वो है विसंगति। देखिए, कल मैंने आपको अलगाव पढ़ाया था। सामाजिक समस्याओं में कुछ टर्म्स या कुछ ऐसे सिद्धांत हमारे सामने आते हैं जो हमें भली भांति परिचित तो हैं, हाँ, मेमोराइज करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आज आया है विसंगति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनोमी। अगर मैं विसंगति की अवधारणा की बात करूं या इस शब्द की बात करूं तो सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया? दुर्खीम ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें आप सभी ने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? श्रम विभाजन का, है ना? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में तब उन्होंने विसंगति की बात की थी। विसंगति यानी एनोमी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सामाजिक संरचना आप जानते हैं, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सामाजिक संरचना, ऐसा कहा जाता है, सामाजिक संरचना और व्यक्ति के व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ध्यान से समझिएगा। जो हमारे समाज की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो किससे बनती है? समाज की स्ट्रक्चर परिवार, विवाह, नातेदारी, राज्य, कानून व्यवस्था, इन सब के संयुक्त, उससे गांव, राज्य, नगर, इन सब के संयुक्त रूप से हमारे समाज की संरचना बनती है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की संरचना सुचारू, सुव्यवस्थित जब बनी रहती है, जब इसके व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करते हैं, समाज में कोई अराजकता नहीं होती, समाज सुचारू रूप से चलता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आज आप घर से जब बाहर निकले तो आप कॉलेज कैसे आए? बताओ मुझे फटाफट। पैदल? तू कैसी है बेटे? ऑटो से आई। कोई परेशानी हुई? पैदल आने में कोई परेशानी हुई? मतलब घर से सिंपली निकले, किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? सिंपली घर से निकले और तुम कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आने के बाद आप क्लासरूम में आ गए। मतलब ये सामान्य स्थिति है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, तुमने देखे हैं सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, किसी तरह की तोड़ फोड़, आगजनी, आंदोलन, तब तुम घर से आ सकते हो? नहीं। क्यों? मारपीट का डर होता है, ऑटो भी नहीं मिलता है, ठीक है, घर वाले कहते हैं सेफ नहीं हो, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। वो क्या स्थिति है? असामान्य स्थिति। ध्यान से समझना मेरी बात को। एक तो सामान्य स्थिति होती है, एक असामान्य स्थिति जिसमें हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। हम डरते हैं, अगर घर से बाहर निकल के छुप छुप के निकलना, या किसी से घबराहट होना, या फिर हम सामान ना लेना, अरे दुकान भी बंद है, अब हम घर कैसे जाएं, तो वो असामान्य स्थिति होती है। तो हमारे समाज की संरचना जो है वो व्यवस्थित रूप से चलती रहती है जब इसके व्यक्ति जो होते हैं सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं। समाज की संरचना कब प्रभावित होती है? जब व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। जैसे आंदोलन की स्थिति में, जैसे किसी सांप्रदायिक, जातिवाद या क्षेत्रवाद, जब ये सब असामान्य दुर्घटना होती है, असामान्य स्थिति आती है, तो क्या होती है? समाज की संरचना भी प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कई बार जब जातिगत दंगे होते हैं, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कुछ विशेष वर्गों के लोगों में आपस में यूनिटी हो जाती है, जाने अनजाने वो निर्दोष लोगों के ऊपर भी हमले करते हैं। तो इससे क्या होता है? इसका फर्क किस पे पड़ता है? समाज की संरचना पर। कानून व्यवस्था शिथिल हो जाती है और इस तरीके से समाज में अराजकता फैल जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि हमारी सामाजिक संरचना और व्यक्ति के व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध है। समझे तुम? समाज की संरचना और व्यक्ति के व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध है। कैसे? मैंने अभी बताया। यदि व्यक्ति के व्यवहार नॉर्मल है तो सामाजिक संरचना सुचारू रूप से है, और यदि व्यक्ति के व्यवहारों में किसी तरह की बदलाव है, उनमें आपसी मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, किसी तरह के आंदोलन में वो प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उससे समाज की संरचना भी प्रभावित होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी सामाजिक संरचना और व्यक्ति के व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक संरचना के स्वरूप व प्रकृति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे समाज की जो संरचना और स्वरूप होता है उसका व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव बुरा और अच्छा दोनों हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। समाज की संरचना, सामाजिक संरचना के स्वरूप व प्रकृति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।
अगर समाज की संरचना जो होती है शिथिल होती है, उसमें किसी तरीके का बदलाव आता है या परिवर्तन आता है, तो उसका इफेक्ट व्यक्ति पर भी पड़ता है, और वो अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो ऐसी अवस्था विसंगति को जन्म देती है। विसंगति को एक शब्द से और बोला गया है, नियमहीनता। देखो, एक शब्द आया है नियमहीनता। नियमहीनता, जब हम नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते। देखिए, हमारे समाज में कुछ लिखित नियम होते हैं, कुछ अलिखित। लिखित नियमों को हम कानून, मैंने अभी अभी आपको बताया, हमारे समाज में कुछ नियम होते हैं। नियम जैसे अगर हमारे कॉलेज के नियम की बात करो कि आप समय पर आइए। आपकी क्लास का समय क्या है? 10 बजे। अगर सुबह आप 8 बजे आ जाएंगे तो क्लास होगी? नहीं होगी ना। ठीक है, आपकी परीक्षा जब देने आते हैं उसका समय होता है, उसका दिन निश्चित होता है। यदि आपकी परीक्षा का दिन है 4 अक्टूबर समाजशास्त्र का प्रथम पक्षपत्र, आप कहेंगे हम तो 10 अक्टूबर को जाएंगे समाजशास्त्र की परीक्षा देने के लिए। परीक्षा होगी? क्योंकि हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। जब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल के नियम हैं, यहाँ से पर्ची लीजिए, इतने बजे आइए, पर्ची लगाइए, तब डॉक्टर आपको एक नंबर देगा, उस नंबर के अनुसार आपका वहाँ पर नंबर आएगा। तो वो नियम बने हुए हैं, हम उनके अनुरूप चलते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति आया, दबंग सा व्यक्ति था, ना पर्ची लगाई ना कुछ, पर्ची कटवाई, सारी पर्चियों में अपने ऊपर, और किसी ने बोला अबे हट जा, 2 थप्पड़ खाएगा। मतलब नियमहीनता। ध्यान से समझना मुझे। कुछ व्यक्ति जानबूझकर इनका उल्लंघन करते हैं, इनका पालन नहीं करते, तो वो स्थिति कैसी जन्म ले लेती है? नियमहीनता की, विसंगति की। मतलब जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना, उनको ना मानना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, हमारे समाज में या जितनी भी संस्थाएं आप देख रहे हैं, महाविद्यालय एक संस्था है, अस्पताल एक संस्था है, सरकारी संस्थान हम बोलते हैं ना, सरकारी संस्थान, चाहे PWD है, जल विभाग है, विद्युत विभाग है, तो वहाँ पर संस्थाएं नियमों के अनुसार चलती हैं। वहाँ आपको पता है अधिकारी कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे। अगर हमारी शिकायत है तो हमें कहाँ दर्ज करानी है, कौन से नंबर पर करानी है, ये हमें पता है। लेकिन कई व्यक्ति देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजली का बिल में कुछ प्रॉब्लम आई। ठीक है, बिजली का बिल आपको लगा हमारी यूनिट तो नॉर्मल आती है और हमारा बिजली का बिल 1500 रुपये महीना आता है। आपने देखा आपका बिजली का बिल इस बार आया 10,000 रुपये महीना। तो होता ही है, जब नॉर्मल सा हमारा 1500 रुपये महीना आया तो फिर आया 10,000 रुपये। तो आप अधिकारी के पास गए, तो अधिकारी ने कहा अच्छा आपने कुछ चलाया होगा इसलिए बिल आया। आपने उन्हें पूरा समझाया कि हमारे ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है ही नहीं जो इतनी बिजली की खपत हो। तो आपने उनसे कोशिश की सर हमारा बिजली का बिल ठीक कराइए। तो कई बार क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा चलो अच्छा 2,000 रुपये दो मुझे, तुम्हारा बिजली का बिल नॉर्मल आएगा। ठीक है, नियमहीनता, नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करना, कई बार हम भ्रष्टाचार भी बोलते हैं उसको। तो व्यक्ति जब नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करता तो कौन सी स्थिति जन्म लेती है? नियमहीनता की। उसे हम क्या कहते हैं कई बार? विसंगति, एनोमी, नियमहीनता। इसी के प्रकार अगर हम देखें, मैंने बताया था सामाजिक संरचना के स्वरूप व प्रकृति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, और कई बार प्रभाव अच्छा होता है और कई बार प्रभाव बुरा होता है। तुम कहोगे अच्छा प्रभाव तो समझ में आया, क्या तुम मुझे बताओ कि बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, हमारी समाज की संरचना है जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को डिग्री हासिल करने के बाद ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, जब वो योग्य होगा तभी उसे नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये सिस्टम चला आ रहा है पूरा। एक व्यक्ति है अच्छे से फर्स्ट क्लास है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, सारी डिग्रियां हैं, जब भी नौकरी के लिए आवेदन करता है हमेशा वो देखता है जिन लोगों ने सोर्स लगाई है उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो रह जाता है। तो उसके अंदर मन में आक्रोश, गुस्सा और उसके स्वभाव में परिवर्तन। तो वो क्या करता है, चूँकि वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, वो क्राइम करना शुरू कर देता है। उसने अपना जो दिमाग था वो सीधे रास्ते, क्योंकि जब उसे सफलता मिल ही नहीं रही थी तो उसने क्या कहा, अपना जीवन यापन तो करना ही है, तो उसने अपना दिमाग और अपनी एबिलिटी को गलत रास्ते पर ले गया। तो जब समाज की संरचना का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है तो वह प्रभाव बुरा भी होता है
और अच्छा भी होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे जो व्यक्ति होते हैं जिनका हक होता है वो मारा जाता है और वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो ये स्थिति किसको जन्म देती है? नियमहीनता को, विसंगति को। कई बार देखो, लोम्ब्रोसो थे अपराध शास्त्री, इन्होंने अपराध पर बहुत सारे रिसर्च किए थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। कहने का मतलब वो कहते हैं जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो चोरी में एक्सपर्ट, मर्डर में एक्सपर्ट होते हैं, उनके अंदर जन्म से ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है, प्राणीशास्त्रीय, जिन्हें हम बायोलॉजिकल बोलते हैं, जैविकीय, उनके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इवन उन्हें अपराध करने में मजा आता है। लेकिन जब रिसर्च बहुत विस्तारित रूप में हुए, मर्टन ने भी देखा, दुर्खीम ने भी देखा, तो मर्टन ने कहा नहीं, अपराधी सिर्फ जन्मजात नहीं होते, समय और परिस्थिति व्यक्ति को अपराधी बना देती है। मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। लोम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, लेकिन कई बार सौतेली माँ का आना, घर में बीमारी माँ है या फिर ऐसी परिस्थिति है, खाने को दाना नहीं है, तो वो व्यक्ति को मजबूर कर देती है। जो नेक्स्ट इसमें आया, प्राणीशास्त्रीय ये जन्मजात ही नहीं अपितु सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति को नियमहीनता या विसंगति की ओर ले जाते हैं। देखो कहाँ लोम्ब्रोसो कहते हैं ना कि प्राणीशास्त्रीय कारक व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी वो क्या कहते थे, जिनकी आंखें चौड़ी होती हैं, भौएं बड़ी होती है, हाथ के पंजे चौड़े होते हैं, शरीर का चाल ढाल ऐसा होता है कि साबू जैसा, तो वो ही व्यक्ति अपराधी होते हैं। तो मर्टन कहते थे नहीं, सिर्फ प्राणीशास्त्रीय या जनजात ही नहीं अपितु जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं, हमारे सोशल कल्चर फैक्टर्स जो होते हैं, वो नियमहीनता विसंगति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? देखो, दुर्खीम ने कहा था कि व्यक्ति के ऊपर सामाजिक संरचना का जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ स्वस्थ प्रभाव नहीं, अस्वस्थ प्रभाव यानी बैड फैक्टर्स, बैड इफेक्ट भी पड़ता है। और उसका स्वरूप अंत में निष्कर्ष क्या निकल के आता है? व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दुर्खीम ने यही बोला है कि जब व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये उसके अनुरूप कार्य नहीं होता है, तो वो लास्ट में क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, सिर्फ लोम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ठीक है, लेकिन मर्टन कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, प्राणीशास्त्रीय और जन्मजात कारक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित या नियमहीनता या विसंगति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे समाज में ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए हत्या, तुमने सुना है ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग नहीं सुना? हिंदी में बोलते हैं सम्मान के लिए हत्या कर देना। कभी सुना है? कहाँ सुना है? जैसे किसी को लोगों ने कुछ गलत बोल दिया तो आत्महत्या कर देता है। देखो, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग अपने धर्म, अपनी जाति को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। उन्हें अपना धर्म, अपनी जाति बहुत प्यारी होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, मैंने कई ऐसे ऑनर किलिंग पे रिसर्च देखे हैं, तुम आज गूगल पे जाना, ऑनर किलिंग लिखना और लिखना स्टडी ऑन ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग पर रिसर्च या अध्ययन कौन कौन से हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ज़मींदार था गांव में, उसकी बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे, हमेशा वो सरपंच भी रहता था, लोगों को निर्णय जस्टिफाई करता था। उसकी लड़की ने एक अलग धर्म के लड़के से विवाह कर लिया, वो हिंदू धर्म का था, उसकी लड़की ने एक अलग धर्म के लड़के से विवाह कर लिया। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी लड़की की हत्या कर दी, क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि लोग कहेंगे अरे खुद तो सबको जस्टिफाई करते हैं, पूरे समाज में निर्णय देते हैं, और इन्होंने खुद ही अपनी लड़की का विवाह कहाँ कर दिया? ये तो अपने समान, हमारी जाति ऊंची है, हमारा धर्म ऊंचा है, हम ऐसे हैं, तो उन्होंने अपने सम्मान के लिए अपनी लड़की की ही हत्या कर डाली थी। इसे कहते हैं ऑनर किलिंग। जब व्यक्ति के सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और उसके लिए वो अपने को ही कुछ जैसे गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो ये कहा जाता है ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग के असंख्य मामले आए हैं, जिसमें जातिगत रूप में बहुत, मैंने देखा था इवन हमारे रुड़की शहर में ही
एक जाट फैमिली थी, उनकी लड़की ने एक लड़के से, शर्मा फैमिली थी या कौन थी, उनसे शादी कर ली। रात ही रात उन्होंने, लड़के वालों ने अपने लड़के को मार दिया, लड़की वालों ने अपनी लड़की को मार दिया। तो ये उन्होंने सम्मान के लिए अपने बच्चों की ही हत्या कर दी। तो ये क्या होता है? ऑनर किलिंग। तो इस पॉइंट से, और इसको तुम एग्जाम पे एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे आप बकायदा इसको लिख सकते हो कि जब सिर्फ प्राणी शास्त्रीय जनजाति नहीं, जब हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब ये हमारी संस्कृति में ही तो है कि अपनी जाति, अपना धर्म, जबकि हमारे कानून क्या कहता है, हमारे संविधान में क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति में विवाह करने की अनुमति देता है। कानून हमारा संरक्षण कर रहा है, लेकिन आज भी व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति, अपनी परंपरा, विचारधारा और इन्हीं विश्वासों में फंसे हुए हैं। तो सिर्फ प्राणी शास्त्रीय या जनजात कारक ही नहीं होते जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और व्यक्ति क्या होता है? नियमहीनता। ये क्या हुई? ऑनर किलिंग, विसंगति, नियमहीनता। तो नियमहीनता की अवधारणा को जन्म देते हैं। देखो मर्टन क्या कहते हैं, मर्टन ने आगे क्या कहा है, आपको समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। मर्टन ने, अगर R.K. मर्टन की हम थ्योरीज पढ़ें, मर्टन ने बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। उन्हीं सिद्धांतों में मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, देखो सांस्कृतिक लक्ष्य, सांस्कृतिक कल्चरल गोल जिनको बोलते हैं, कई बार हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कि हमें ये पाना है। गोल मतलब लक्ष्य, गोल या लक्ष्य कहते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य है, जैसे तुम्हारा, तुम एज अ स्टूडेंट तुम्हारा लक्ष्य है सरकारी नौकरी हाथ में आ जाना, या मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाऊं, या मैं एक बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाऊं, मेरा ये लक्ष्य है। सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होते हैं? अपनी संस्कृति से जुड़े ऐसे गोल जिन्हें हर व्यक्ति पाने की कोशिश करता है। संस्थागत साधन, संस्थागत साधन जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो महाविद्यालय हैं, सरकारी संस्थान हैं, ये सब संस्थाएं हैं जो नियमों और कानूनों की व्यवस्था होती है, उन्हें संस्था कहते हैं। जो संस्थागत साधन होते हैं उनके बीच जब संघर्ष होता है वो स्थिति जन्म देती है नियमहीनता को। इसको भी मैं, देखो कहीं भी किताब तुम पढ़ोगे तुम्हें नियमहीनता, विसंगति समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम मेरी बात समझो, उदाहरण के रूप में यदि समझोगे। देखो मैंने बात की सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। मैं एक महिला हूँ, ठीक है, एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन जब मैं घर पे जाती हूँ तो मेरे सास ससुर, उनकी आशाएं मुझसे, ठीक है, मेरे पति की आशा एक अच्छी पत्नी हो, मेरे सास ससुर की आशा एक अच्छी बहू हो, समय पे खाना भी दे। जो मेरे सास ससुर की मेरी एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि ये अच्छी बहू बने, फिर पति चाहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, मेरा ख्याल भी रखे, रोमांटिक भी हो और मेरे सारे काम भी करे। फिर मेरा बेटा, मेरी माँ आदर्श माँ हो, ठीक है, मुझे पढ़ाए, ठीक है, और सबको मैं कहूँ मेरी मम्मी इतनी अच्छी, मेरा अच्छा सा टिफ़िन बना के दिया, मेरी मम्मी ने मेरे सारे वर्क पूरे करा दिए। फिर मैं कॉलेज में आती हूँ तो प्रिंसिपल की आशा रहती है ये सबसे अच्छी वर्कर रहे, स्टूडेंट की आशा रहती है ये सबसे अच्छी टीचर रहे, ठीक है, मेरे कलीग की आशा रहती है कि ये सारे काम निपटा ले। तो क्या होता है, कई बार ऐसे में दुविधा हो जाती है। दुविधा क्या हो जाती है, कई बार अंदर से लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं देखो, अगर मर्टन ने ना भूमिका संघर्ष की बात की थी, रोल कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सब नेट में आता है, ये तुम समझ नहीं पाओगे। रोल सेट में आज तक मुझे याद है कि जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम 2007 में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था यूजीसी नेट में, रोल सेट की अवधारणा आया था, क्या है और किसने दी है। तो मर्टन ने एक भूमिका संघर्ष की बात की है, मतलब जब मैं अपने पद के अनुरूप, जब टीचर हूँ तो बच्चों को पढ़ाना, बहू हूँ तो सास ससुर का ध्यान रखना, पत्नी हूँ तो अपने पति का ध्यान रखना, माँ हूँ माँ का पालन करना। तो कई बार भूमिका संघर्ष, मतलब कौन सी स्थिति में मैं ज़्यादा कितना एडजस्ट करूँ, कहाँ करूँ, तो वो द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही हमारे क्या होता है, जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो वो स्थिति किसको जन्म देती है, विसंगति को। कि जब हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है, मेरे घर के, मुझे एक महिला होने के नाते अपने घर के हर सदस्य का ध्यान रखते। संस्थागत साधन मतलब जहाँ मैं वर्किंग हूँ वहाँ के नियमों को, कार्य प्रणालियों को, अब यहाँ 10 बजे आना है, 5 बजे घर जाना है,
मेरे पति सोचते हैं कि दोपहर का खाना मुझे समय से बना के दे दे, क्योंकि जब उस समय तो मैं कॉलेज में हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि एक द्वंद्व की या मेरे पास ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये स्थिति किसको जन्म देती है? विसंगति को, एनोमी को। तो ये सब होता है बच्चों। विसंगति वो अवधारणा है, इसे नियमहीनता भी कहा जाता है। तो मैं कहीं क्या करती हूँ नियमितता, काम से जी चलाऊंगी, कोई मुझे काम बताएगा तो मैं इधर भाग जाऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं, क्लास कह दूंगी बच्चों तुम्हारी क्लास अभी बाद में होगी, ठीक है। खाना बनाने में थोड़ा बनाए, थोड़ा बेटे से कहूँगी बेटा तू अपने आप पढ़, ठीक है, अपने आप सेल्फ स्टडी की हैबिट डालो। तो ये क्या होता है कि एडजस्ट में कोशिश कर रही हूँ ना एडजस्ट करने की, लेकिन वास्तव में जब वो हम त्रस्त हो जाते हैं और वो बाहर निकल के आता है, वो स्थिति जन्म देती है नियमहीनता की, विसंगति की, एनोमी की। तो ये थी विसंगति की अवधारणा। अब तो बहुत सारे